बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं एक गुटबाजी उसकी वजह रही। युवा जो है नाराज देखे गए पार्टी से, क्योंकि जी। यहाँ पर पेपर लीक की बहुत ज्यादा इस बार यहाँ पर पेपर लीक जो है बहुत बार देखा गया, और उसको लेकर अगर हम बात करें पूरी व्यवस्था जो है नहीं की गई, और इससे काफी खफा युवा नजर आए। और भी कई सारे मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर उठाए थे, वो भी यहाँ पर बड़ा पॉइंट रहे। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि राजस्थान में जिस तरीके से बहुमत की सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की नजर आ रही है, उसके पीछे की वजह आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर सीएम का चेहरा तो घोषित नहीं हुआ था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार कह रही थी कि कमल का निशानी यहाँ पर सीएम का चेहरा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही इस बार का राजस्थान में ये चुनाव लड़ा गया है। लेकिन क्या आपको लगता है इससे वसुंधरा राजे सिंधिया का कहीं ना कहीं जो भ्रम है वो टूटेगा? क्योंकि सीएम का चेहरा घोषित नहीं हुआ था, लगातार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूँ, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा जनाधार की बात जो है वसुंधरा राजे सिंधिया भी कर रही थी। तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है, इतने बड़े बहुमत के पीछे? देखिए आरती, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान में चुनाव लड़ा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे किया गया, और जो नरेंद्र मोदी की योजनाएं जो केंद्र सरकार में चल रही है उन योजनाओं के जरिए वो मतदाताओं के बीच में गए। लेकिन इस पूरी जो उनकी कामयाबी है उनके पीछे नरेंद्र मोदी के साथ साथ में अमित शाह की भी मेहनत है, जेपी नड्डा की मेहनत है, और उनके अलावा जो राजस्थान के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी मेहनत है। लेकिन सीएम के चेहरे की जब बात आई, क्योंकि लोगों को राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर राजस्थान में चेहरा घोषित नहीं करती है तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उनकी जो सीटें हैं वो कम हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित करके दिखाया कि मेरे चेहरे पर कोई भी जो बड़े नेता है वो इस भ्रम में नहीं रहे कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। क्योंकि 2014 के बाद में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, उसके बाद में 2018 में हालांकि राजस्थान में जो चुनाव हुए थे उसमें वसुंधरा राजे को एक चेहरा बनाया गया था, लेकिन उसके पीछे भी जो वसुंधरा राजे और जो तमाम उनके विधायक थे उनके जीतने की जो बड़ी वजह थी वो नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं थी, नरेंद्र मोदी की जो वर्किंग स्टाइल थी वो वजह थी। लेकिन इस बार के चुनाव में प्रदेश स्तर के जो नेता है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम के चेहरे से दूर रखा, जिसमें वसुंधरा राजे थी, सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो है, सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, बाबा बालकनाथ। हालांकि बाबा बालकनाथ का जो नाम उछाला गया है वो नरेंद्र मोदी की टीम की ओर से नाम उछाला गया है, क्योंकि बाबा बालकनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में शामिल है। और उसके अलावा जैसे प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता है उन पर प्रधानमंत्री को एक भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने सांसदों को इस बार के विधानसभा चुनाव में उतारा, जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो चुनाव जीत गए, दिया कुमारी चुनाव जीत गई, बाबा बालकनाथ चुनाव जीत गई, तो और किरोड़ीलाल मीणा चुनाव जीत गए। तो ऐसे जो मोदी की टीम के जो नेता थे उन्होंने साबित करके दिखाया कि राजस्थान में उनकी पकड़ आज भी कामयाब है, मजबूत है। तो अभी जो आगे का जो घटनाक्रम होगा, अपना जो टाइटल है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री की अगर बात करूं तो उसमें वसुंधरा राजे को यहाँ के लोग, राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान के राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ की जो आम जनता है वो ये चाहती है कि वसुंधरा राजे राजस्थान की कमान एक बार फिर से संभाले। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में कोई ऐसा घटनाक्रम हो रखा है जिसकी वजह से वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच में दूरियां नजर आती है। क्योंकि राजस्थान, आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में दौरे पर प्रधानमंत्री दौरे पर आए तो उन्होंने कई ऐसे जो आम सभा को संबोधित किया, उसमें वसुंधरा राजे को दूर रखा गया था। तो अभी जो हालांकि बाबा बालकनाथ का मुख्यमंत्री के तौर पर नाम चल रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम चल रहा है, और उसके अलावा ऐसे ओम माथुर का नाम भी आज, जैसे ये चुनाव परिणाम आए उसके बाद में ओम माथुर का भी यहाँ पर कई नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे तो कई नाम सामने आए थे, ओम बिरला, ओम माथुर, अब चूंकि ओम माथुर का नाम भी इसमें शामिल हो गया है, किरोड़ीलाल मीणा, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और हालांकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया तो इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं क्योंकि वही चुनाव हार गए हैं। लेकिन ये जो नाम है वो नजर आ रहे हैं सीएम की रेस में। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वसुंधरा के अलावा राजस्थान में बीजेपी के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है?
क्योंकि जनता जो है काफी सीएम के चेहरे के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वसुंधरा को देखना पसंद करती है, क्योंकि वो एक मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन उसके अलावा अगर अगर हम राजस्थान में सीएम बनने की बात करें भारतीय जनता पार्टी से, तो आपको क्या लगता है किसे बनाया जा सकता है? देखिए, प्रदेश की जो जनता है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो अपना है मतदान किया है। उन्होंने जो वोट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान की कमान किसको सौंपी जाए। हालांकि वसुंधरा राजे का नाम सामने आ रहा है। आज जिस तरीके से आपने देखा होगा कि झालरापाटन से उन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद में वो भाजपा का जो जयपुर में कार्यालय है प्रदेश स्तर का, उस कार्यालय वहां पर पहुंचती है। वो कार्यकर्ताओं के साथ में जीत का जश्न मनाती है और मिठाई बांटती है। और उन जो वसुंधरा राजे के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो मुस्कान साफ तौर से जाहिर करती है कि राजस्थान की कमान वसुंधरा राजे के हाथों में हो सकती है। लेकिन राजनीति से जुड़े हुए लोग, जो बड़े लीडर्स हैं, वो ये उनके बीच में वसुंधरा राजे को लेकर के ये सोच रहे हैं कि वसुंधरा राजे को राजस्थान की कमान नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आई है। तो वसुंधरा राजे के समर्थक, हालांकि जैसे यूनुस खान जो डीडवाना से निर्दलीय के तौर पर वो वहां से विधानसभा का चुनाव लड़े और वहां से उन्होंने जीत हासिल की। और इसके अलावा भी आपने निर्दलीय विधायकों का जो विधायक चुने गए से जिक्र किया था। तो हालांकि अब देखना ये होगा कि राजस्थान की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा किसके हाथों में देते हैं। जी, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सर ये चीज भी है कि जब बड़ा चेहरा जब किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ता है तो कहा जाता है कि जायज सी बात है कि वो यहाँ पर चुनाव जीतेगा ही। चाहे राज्यवर्धन सिंह राठौर जोटवाड़ा विधानसभा से पहली बार उन्हें उतारा गया, दिया कुमारी को पहली बार उतारा गया, उनकी तो जीत हुई। लेकिन देखिए यहाँ पर परंपरागत सीट अगर हम बात करें राजेंद्र राठौड़ की चूरू विधानसभा सीट कही जाती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सीट बदली। लेकिन वो चूंकि बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते थे, नेता प्रतिपक्ष थे, बावजूद उसके वो सीट से हार गए। आपको क्या लगता है? जबकि ये भी कहा गया कि उन्होंने एन चुनाव से पहले जो है यहाँ पर राजपूत वोटों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की थी। देखिए, राजेंद्र राठौड़ की अगर मैं बात करूं तो वो प्रतिपक्ष नेता रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उन्होंने राजस्थान की जो आवाज है वो उन्होंने हमेशा से उठाई है। लेकिन वो चूरू से हमेशा से विधानसभा का चुनाव लड़ते आए हैं। लेकिन इस बार उनको तारानगर भेजा गया तो वहां पर जो उनकी पकड़ थी वो इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदारों में अपना नाम मानते थे कि मैं भी मुख्यमंत्री जो राजस्थान के बनने वाले हैं उसमें मेरा नाम भी है, और अपने आप को वो मुख्यमंत्री का दावेदार मानते भी थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा, इन्होंने जो राजस्थान के जो अपने आप को मुख्यमंत्री के दावेदार मानते थे, उनको उनकी काबिलियत क्या है, उनकी आम जनता में पकड़ कितनी पकड़ है, उसको जानने के लिए उनकी सीट बदल दी गई। हालांकि देखो, सतीश पूनिया इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और वो वसुंधरा राजे के खिलाफ लगातार एक अभियान भी चला रहे थे कि भी मैं मुख्यमंत्री का चेहरा मैं हूँ और मुझे जो कार्यकर्ता है वो मेरे साथ जुड़े, और वो वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे। लेकिन एन वक्त पर सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, और प्रदेशाध्यक्ष बनाते हुए सीपी जोशी की तरफ से जो बयान आया था वो बयान यह था कि राजस्थान में कार्यकर्ता से लेकर के जो पदाधिकारी है उनको साथ में लेकर के कैसे चलना है, क्योंकि उनको बयान के पीछे की वजह जानने की कोशिश करा। तो सतीश पूनिया जब प्रदेशाध्यक्ष होते थे तो वो वसुंधरा राजे की जो टीम थी उसको तोड़ने की कोशिश करते थे, और वसुंधरा राजे सतीश पूनिया की टीम को जो तोड़ने की कोशिश करते। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है, दिल्ली स्तर के नेता है, उनको लगा था कि सतीश पूनिया के रहते हुए राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं आ सकती है, और कांग्रेस जिस तरीके से योजनाएं लेके आ रही थी तो उनका सामना करने के लिए मजबूत कोई ऐसा नहीं था नेता। तो उनके तौर पर सीपी जोशी जो प्रधानमंत्री मोदी की टीम में रहे, उनको प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, और उनके प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, दिया कुमारी है, और बड़े जो चेहरे हैं वो भी उनके साथ में आए, और सभी ने मिलकर के राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी बनाने का जो उन्होंने सपना देखा था, कि सरकार बनाने का जो सपना देखा था, वो आज पूरा होता दिख रहे। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है जनता निभाती है, क्योंकि जनता ने ही जो है ये बड़ा बहुमत का अगर हम आंकड़ा देखें भारतीय जनता पार्टी का, तो उनकी वजह से जनता ने ये तय किया, मतदान किया, और अब देखिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने राजस्थान में सरकार में एक बार फिर से ला दिया है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जब हम भी लगातार चुनावी कवरेज पर थे
तो कुछ मतदाता साइलेंट नजर आ रहे थे, कुछ मतदाताओं का कहना था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, कुछ का कहना था कि बीजेपी आएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का नजर आया तो रुझान एकदम क्लियर हो गए। तो आपको क्या लगता है, इस बार जनता ने कहा कुछ और हुआ कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में थी और उनके जो मंत्री थे, वो आपने देखा होगा कि उनके जो मंत्री थे वो अपने इलाके से चुनाव हार गए, विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, जिसमें प्रमोद जैन भाया है, बीडी कल्ला है, जो बड़े चेहरे थे कांग्रेस की तरफ से, वो भी अपने इलाके में चुनाव हार गए। उसके पीछे की वजह क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने योजनाओं के जरिए वो जा रही थी, और लेकिन आम जनता की जो वहाँ की स्थानीय मांग थी उनको उन्होंने पूरा नहीं किया। तो आम जनता ने भी इस बार खामोशी के साथ शांत रह करके अपना जवाब दिया कि आप जो हमारे यहाँ से विधायक चुने गए, आप काम नहीं करोगे तो हम दूसरा विधायक यहाँ से चुनेंगे, और उन्होंने चुना। तो यहाँ पर हम समझे कि मोदी के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट दिया है जनता ने। देखिए, ना तो उन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया और न ही मोदी के नाम, क्योंकि वो वर्तमान जो कांग्रेस के विधायक थे उनसे परेशान होकर के उनके पास में दूसरा कोई जरिया नहीं था, विकल्प नहीं था कि किसको वोट दिया जाए। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बेहतर समझा और नरेंद्र मोदी की जो वर्किंग स्टाइल है उसको देखते हुए उन्होंने वोट दिया है। जी देखिए, राजस्थान में हमेशा कहा जाता है कि परंपरा जो है कायम रहती है यहाँ पर, और इसको लेकर लगातार सवाल भी गहराता जा रहा था। कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही थी कि वो इस रिवाज को बदलेगी और इसी के साथ जो राज है वो कायम रहेगा। लेकिन देखिए, राज बदला है और रिवाज कायम है यहाँ राजस्थान में। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि जनता जो है हमेशा इस तरह की जो रिवाज है उस परंपरा के मुताबिक ही चल रही है? देखिए, राजस्थान की जो परंपरा है उसको कायम रखने की जिम्मेदारी यहाँ की आम जनता की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार शिवराज सिंह की सरकार बनती आ रही है। वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो अच्छी है, वो आम जनता के बीच में रहते हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने काफ़ी मुद्दे। लेकिन राजस्थान की जो जनता है यहाँ, वो कहते हैं ना, कुर्सी पर बिठाना भी जानती है और कुर्सी से गिराना भी जानती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सरकार की 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार, उसके बाद में 2 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, 2020 तक सब कुछ ठीक था। लेकिन उसके बाद में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो लड़ाई थी उसने आम जनता को सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा था, क्योंकि दोनों की आपसी लड़ाई में जो आम जनता थी वो उसका खामियाजा भुगत रही थी। और कोरोना जैसी महामारी में जनता विधायकों से गुहार लगाती रही, विधायकों से निवेदन करती रही, लेकिन जो विधायक वहाँ से चुने गए थे वो होटलों में ऐशो और आराम कर रहे थे। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में सेल्फी लेकर के वो अपने सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उस पर डाल रहे थे। तो आम जनता में सबसे बड़ा जो गुस्सा था वो ये था कि विधायक हमने हमारे इलाके से चुना है, और जब हमारे पर मुसीबत आई तो वो होटलों में जाकर के आराम से बैठे हैं और हमारी कोई सुनवाई करने वाले थे। लेकिन उसके बाद में जब होटलों से सब कुछ मामला ठीक हुआ गया, जब विधायक इलाके में पहुंचे तो विधायकों को विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन विधायकों ने भी अशोक गहलोत को भ्रमित करके रखा था कि सब कुछ ठीक है, और अशोक गहलोत ने एक कहा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा यह भी जा रहा था कि एक डिजाइन बॉक्स एजेंसी है, उनको पूरा जो चुनावी मैनेजमेंट था उनको दे रखा था, और उनके जरिए राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में वापसी करना चाहती थी। लेकिन स्थानीय जो मुद्दे थे, स्थानीय लोगों की क्या डिमांड थी, उनकी क्या मांग थी, उनको नजरअंदाज किया गया, और उसी के चलते आज कांग्रेस को इस अपना जो कहते हैं ना कि नुकसान है वो सहना पड़ रहा है। क्योंकि अशोक गहलोत को जादूगर के तौर पर कहा जाता है, और अशोक गहलोत ने खुद ने स्वीकार किया कि मैं जादू करूंगा, और मैंने जादूगरी करते हुए राजस्थान में सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी को बनाने नहीं दी, और मैंने जो मेरी सरकार है वो 5 साल तक मैंने उसका कार्यकाल पूरा किया। लेकिन जो चुनावी आंकड़े आए, और चुनावी आंकड़े आने के बाद में अशोक गहलोत को इस्तीफा देना पड़ा, अशोक गहलोत को एक ट्वीट करना पड़ा। तो यहाँ की जनता है वो अशोक गहलोत की योजनाओं से नाराज नहीं थी। अशोक गहलोत के जो विधायक थे उनकी जो वर्किंग स्टाइल थी, उनके भ्रष्टाचारियों को सह देना, अपराधियों को सह देना, वो ऐसे कहीं जो स्थानीय मुद्दे थे उसको देखते हुए आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो ये मानकर चले कि अशोक गहलोत की राजनीतिक पारी यहीं खत्म होती है?
देखिए अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी 4-5 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव है, उसमें अशोक गहलोत की राजस्थान में बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि 25 जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ का जिताना अशोक गहलोत की जिम्मेदारी होगी, सचिन पायलट की जिम्मेदारी की। हो सकता है कि अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं वापस सत्ता में आऊँगा और शांति धारीवाल है उनको मंत्री बनाऊँगा, और सीपी जोशी है वो विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो बनाऊँगा, लेकिन सीपी जोशी भी वहाँ से आप देखिए वो भी चुनाव हार गए, और शांति धारीवाल को बड़ी मुश्किल से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन शांति धारीवाल ने कांग्रेस के जो भरोसा किया उस भरोसे को शांति धारीवाल ने कायम रखा। उसके अलावा जैसे बीडी कल्ला बीकानेर से आते हैं, वो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो भी चुनाव हार गए। आपने देखा होगा कि सीऊ विधानसभा सीट है, वहां पर 84 यानी राजस्थान के जो 200 विधानसभा सीट है, सबसे ज्यादा जो एज के होंगे वो अमीन खान थे। 84 साल की उम्र में कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, लेकिन वो भी वहां से चुनाव हार गए। वहां पर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीते, और प्रमोद जैन भाया, क्योंकि प्रमोद जैन भाया का वहां पर जो कोटा संभाग है वहां पर उनका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्होंने कहते हैं कि वो खनिज विभाग के मंत्री रहने के चलते हुए जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उनको सह दी थी, और प्रमोद जैन को भी वहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी के कई मंत्री थे, अशोक गहलोत सरकार के मंत्री थे, और अशोक गहलोत को पूरा भरोसा था कि हम जो हमारे विधायक हमारे जो मंत्री है वो चुनाव जीतेंगे। आपने बायतू विधानसभा सीट की मैं बात करूंगा, वहां पर आरएलपी के प्रत्याशी उम्मेद आराम बेनीवाल, उन्होंने हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दी। महज 700-800 वोटों से हरीश चौधरी को वहां जीत हासिल हुई है। लेकिन उसके अलावा जो मंत्री है गहलोत सरकार में मंत्री रहे वो सारे, उसमें साले मोहम्मद का नाम शामिल है जी। लेकिन मैं यहाँ पर इसकी वजह भी जानना चाहूंगी, सिविल लाइन से बड़े चेहरे के तौर पर प्रताप सिंह खाचरियावास को देखा जा रहा था, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा ने जीत हासिल की है। तो क्या वजह है कि हार गए सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास? देखिए जो मतदाताओं में जो उनका दिल जीतने की बात आती है, तो उसमें वहां पर बयानबाजी, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास हमेशा से विवादों में रहा। अशोक गहलोत ने उनको भी ये कहा था कि अगर मेरा बस चलता है तो मैं आपको पद से हटा सकता हूं, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हूं। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास हमेशा से उन्होंने अपनी जो बात है वो बेबाकी से रखी है, लेकिन उनके जो बयान आते थे वो कभी भाजपा की ओर झुकाव रहता था उन बयानों का, कभी कांग्रेस के जो सचिन पायलट है उनके पक्ष में बयान देते थे, कभी अशोक गहलोत को लेकर के बयान देते, कभी वसुंधरा राजे को लेकर के बयान देते थे। हालांकि उन्होंने वहाँ के जो मतदाता है उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, वहाँ के मतदाता की बयान देने से हमारे यहाँ का विकास नहीं होता, उसके लिए प्रताप सिंह खाचरियावास को काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अंदर जो घमंड था, सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर जो घमंड था वो घमंड उनको आज ले डूबा। जी बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर हम इस चीज को लेकर भी जिक्र कर रहे थे कि इस बार राजस्थान में निर्दलियों का बोलबाला रहा है। निर्दलीय भी जो है अपनी सीटों पर, जिन सीटों पर निर्दलीय नजर आ रहे थे, प्रभावशाली तौर पर उन्होंने वहां पर जीत भी हासिल की है। देखिए बाड़मेर विधानसभा सीट को लेकर यहाँ पर बात करें तो प्रियंका चौधरी जो है भाजपा से बागी होकर यहाँ पर उन्होंने निर्दलीय तौर पर चुनावी ताल ठोकी, वो यहाँ से जीती। शिव से रविंद्र सिंह भाटी और डीडवाना से यूनुस खान, चंद्रभान सिंह आक्या चित्तौड़गढ़ से, देखिए यहाँ पर इन निर्दलियों की जीत हुई है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि इन चुनावों के बाद, जैसे कि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है और अब सरकार बनेगी, तो क्या कुछ होगा इन निर्दलियों का? क्या वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी हालांकि वो कोशिश करेगी कि उनका समर्थन लिया जाए, वो उनके साथ में आए, लेकिन निर्दलियों के पास में, क्योंकि वो कांग्रेस में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपनी 5 साल है वो विपक्षी की भूमिका अदा करेगी, तो जो निर्दलीय है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ सकते हैं, क्योंकि निर्दलियों के भारतीय जनता पार्टी में आने से उनके जो इलाके का है वो विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी, उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी। और निर्दलीय, हालांकि ज़्यादातर जो निर्दलीय है वो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा है, और वो घर वापसी करेंगे, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद में वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े। हालांकि रविंद्र सिंह को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आज या कल में वो शामिल हो सकते हैं। और बाड़मेर विधानसभा सीट की बात करूं तो यहाँ पर
3 बार मेवाराम जैन जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी की जो लहर थी उसमें भी उन्होंने बाड़मेर विधानसभा सीट जो है उसमें जीत हासिल की थी। लेकिन वहां पर वहां के जो विधायक है मेवाराम जैन, उनके जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने वहां के लोगों को परेशान किया। भूमाफियों ने कई जमीनों पर कब्जा किया। उससे परेशान होकर के मेवाराम का जो भ्रम था, मेवाराम का जो किला था, वो ढहाने की वहां के मतदाताओं ने कोशिश की और प्रियंका चौधरी को निर्दलीय तौर पर जिताया। हालांकि प्रियंका चौधरी की जीत नहीं है, उसके पीछे जो पन्नानियों का तालाब स्थित एक मठ है, वहां के जो मठाधीश है जगरामपुरी जी महाराज, उनकी जीत है, क्योंकि उन्होंने पूरी प्रियंका चौधरी की चुनावी कमान है वो अपने हाथों में ले रखी थी और उनकी वजह से वहां के जो समर्थक थे उनका आस्था को देखते हुए उनके साथ जुड़ाव था और उस जुड़ाव की वजह से प्रियंका चौधरी ने जीत हासिल की। जी बिल्कुल, मेरा सवाल इससे जुड़ा भी यही था कि क्या जो सीडी वायरल होने को लेकर बाड़मेर के विधायक को लेकर मैं यहाँ बात करूं, क्योंकि ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद बयान दिया था कि राजस्थान में जब चुनाव होंगे तो ईडी भी आएगी और सीडी भी आएगी, और सीडी को बात को लेकर जो है मेवाराम जैन से उस सीडी को बिल्कुल जोड़ा जा रहा था। तो क्या उसका असर भी मेवाराम की हार पर पड़ा था, इसी वजह से उनकी हार हुई? देखिए आरती, मैं ये नहीं कहूँगा कि सीडी आ गई, लेकिन ईडी मेवाराम के घर पर जरूर आई थी और ईडी ने उनको एक नोटिस भी दिया था, उनको तलब भी किया था। उसके बाद में वहाँ के जो विधायक थे मेवाराम जैन, वो हाई कोर्ट में गए और वहाँ स्टे लेकर के आए। और गजेंद्र सिंह शेखावत जब बाड़मेर दौरे पर थे, उन्होंने कहा था कि ईडी भी आएगी और सीडी भी आएगी। हालांकि सीडी को लेकर के अपन जिक्र नहीं करेंगे, अपन चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उससे पहले ऐसे घटनाक्रम चलते रहते हैं। लेकिन मेवाराम जैन ने पत्रकारों के खिलाफ, 2-3 पत्रकार थे, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया और आरोपी भी उसमें गिरफ्तार हुए थे। उसमें मेवाराम जैन ने आरोप लगाया था कि इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया गया, इन लोगों ने मेरे से बड़ी रकम वसूली गई। तो ये घटनाक्रम विधानसभा चुनाव से पहले चलता रहा। लेकिन प्रियंका चौधरी का जीतना और वहाँ के जो जगरामपुरी जी महाराज हैं, उनके प्रति जो आस्था थी, उसकी वजह से प्रियंका चौधरी वहां पर जीती है। लेकिन प्रियंका चौधरी के सामने वहां की चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि प्रियंका चौधरी को इतना राजनीतिक अनुभव नहीं। हालांकि उन्होंने 2013 का जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ा था, लेकिन उसके बाद में वो आम जनता के बीच में सक्रिय नहीं रही। 2018 के जो चुनाव हुए तो उसमें उनकी प्रियंका चौधरी की टिकट काट करके कर्नल सोनाराम चौधरी को दी गई। वहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी चुनाव हार गए थे। मैं बाड़मेर जिले की 2 विधानसभा सीट की मैं बात करूंगा। सिवाना जो विधानसभा सीट है, वहां पर कर्नल मानवेंद्र सिंह को वहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भेजा गया था और वहां पर जो सुनील परियार थे, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपनी जो दावेदारी पेश की थी, उनकी टिकट काट करके मानवेंद्र सिंह को दी थी। और उसके बाद में जो वहां से सुनील परियार थे वो बागी हो गए, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उनके चुनाव लड़ने की वजह से हमीर सिंह भायल जो वहां से विधायक थे, वो तीसरी बार अपनी जीत हासिल करते हैं। और मानवेंद्र सिंह को लेकर के मैं कहूंगा कि मानवेंद्र सिंह इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, वो शिव के विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। और उनके जो पिता थे जसवंत सिंह, वो विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और उन्होंने 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था उसमें उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से अपनी टिकट की दावेदारी उन्होंने पेश की थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जसवंत सिंह की टिकट काट करके कर्नल सोनाराम चौधरी को दी और कर्नल सोनाराम चौधरी ने अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल की। और उसके बाद में जसवंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उसके बाद में उनका कोरोना का टाइम निधन हो गया जसवंत सिंह का। लेकिन मानवेंद्र सिंह को लेकर के ये कहा जा रहा था कि मानवेंद्र सिंह मजबूत दावेदार है, वो सीट वहां से निकाल सकते, क्योंकि वहां पर जो सिवाना विधानसभा सीट है वहां पर राजपूत जो बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और इससे पहले जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मानवेंद्र सिंह को भेजा गया था झालरापाटन वसुंधरा राजे के सामने, क्योंकि वसुंधरा राजे और मानवेंद्र सिंह के बीच में पुरानी लड़ाई है, वो लगातार चलती आ रही है और वहां पर वसुंधरा राजे ने जीत हासिल की थी। तो कांग्रेस सरकार में रहते हुए मानवेंद्र सिंह को लेकर के ऐसा कुछ खास उनको पद नहीं दिया गया। हालांकि सैनिक कल्याण बोर्ड का उनको अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद में जो मानवेंद्र सिंह की भूमिका देखी जानी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दी। जी बिल्कुल। और लगातार यहाँ पर चुनाव को लेकर देखिए, चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुका है और उसी को लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा की जा रही है। देखिए मेरा आपसे एक सवाल ये भी रहेगा, कांग्रेस में हमेशा एक गुटबाजी देखी गई है, सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच में हमेशा गुटबाजी देखी गई है। तो क्या आपको लगता है जो परिणाम अब आया है उसका बड़ा असर जो है, उस गुटबाजी का असर इन चुनावों की हार पर जो है वो पड़ा है?
देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी थी, उन्होंने जो सत्ता में कांग्रेस वापसी कर रही थी उससे उनको हाथ धोना पड़ा। हालांकि सचिन पायलट को लेकर के कहा जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अशोक गहलोत को कोई बड़ा पद दिल्ली स्तर का दिया जा सकता है। हालांकि उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी पहले ऑफर किया गया था, उनको उन्होंने ठुकरा दिया था और वो राजस्थान में मुख्यमंत्री 5 साल तक बने रहे। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत का वो एक गुटबाजी नहीं, उसके अलावा आपने देखा होगा कि जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीट है, पोखरण और जैसलमेर विधानसभा सीट, वहां पर रूपाराम धंधे और पोखरण के जो विधायक थे साले मोहम्मद, उन दोनों के बीच में आपसी जो लड़ाई थी वो खुल करके सामने आई। जैसलमेर विधानसभा सीट के लिए साले मोहम्मद ने मानवेंद्र सिंह को लेकर के पैरवी की कि मानवेंद्र सिंह को वहां से चुनाव लड़ाया जाए, उन्होंने टिकट कांग्रेस की तरफ से दी जाए। लेकिन वहां पर साले मोहम्मद को कहीं ना कहीं मात खानी पड़ी, पीछे हटना पड़ा और मानवेंद्र सिंह को सिवाना विधानसभा भेज दिया गया। वहां पर रूपाराम धंधे को दोबारा कांग्रेस ने टिकट दी और वहां पर रूपाराम आज दोनों की आपसी जो लड़ाई थी, इसलिए दोनों पोखरण और जैसलमेर दोनों विधानसभा सीट है वो कांग्रेस ने गंवा दी। जी, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बेहद चौंकाने वाले आज की जो नतीजे रहे, विश्लेषण लगातार द पीके टाइम्स आपके सामने बताता रहेगा। और वैसे अगर हम यहाँ पूरे राजस्थान के चुनावी समीकरण को लेकर बात करें, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बहुमत में आ गई है। तो देखिए, यहाँ पर आज जो ट्वीट किया गया था सीएम अशोक गहलोत की ओर से, जो योजनाएं है उसे सुचारू रूप से जारी रखा जाए, तो क्या आपको लगता है कि जो योजनाएं चली आ रही है, जो सुविधाएं राजस्थान में जनता को दी गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी उसे उसी नाम के साथ आगे बढ़ाएंगी या फिर हो सकता है उसमें कुछ हेरफेर नजर आए? देखिए, राजस्थान में कहते हैं ना कि रिवाज नहीं बदलता, तो रिवाज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 2013 से लगा करके 2018 तक भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार रही, उसमें उन्होंने जो योजनाएं लेकर के आई थी प्रदेश के लोगों के लिए, उन्होंने जो योजनाएं लागू की थी, उसके बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस ने सत्ता में आई। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद में वसुंधरा राजे की जो योजनाएं थी, बड़ी योजनाएं थी, उनका नाम अशोक गहलोत सरकार ने बदला। तो हो सकता है कि अशोक गहलोत को भी ये डर सता रहा है कि उन्होंने जो आम जनता के लिए योजनाएं लागू की थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आने के बाद में उन योजनाओं को आगे बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है या उनके नाम बदल दिए जाएंगे, तो उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए जो ट्वीट किया है। हालांकि अब जो सीएम जो बनने जा रहे हैं, कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा, उनका जो सोचने का, उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या रहने वाले। हालांकि परंपरा ये रही है कि जो मुख्यमंत्री यहाँ पर रहता है वो योजनाएं आम जनता से अगर जुड़ी हुई होती है तो उसको बंद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो उन योजनाओं को पहले उनका आंकलन करेंगे, उनका एक पूरा डाटा तैयार करेंगे, उसमें उन्होंने देखेंगे कि आम जनता को कितना फायदा हो रहा है। अगर आम जनता को फायदा नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि उन योजनाओं को बंद किया जा सकता है। जी बिल्कुल, और लगातार इसको लेकर हम आपसे जो है चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है तो कौन यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री हो सकता है। देखिए, जाते जाते मैं आपसे अगर वो 2 नाम जिनके बीच में राजस्थान में जो है सीएम रेस में जो आगे नजर आ रहे हैं, वो तो आपकी नजर में वो कौन सा नाम हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी जिसे यहाँ राजस्थान में सीएम के तौर पर हो सकता है कि वो यहाँ पर सीएम के तौर पर उन्हें रखें? देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देखें तो बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ज़्यादा यहाँ के जो नेता है वो ले रहे हैं, क्योंकि बाबा बालकनाथ को योगी की तरह देखा जाता है। उन्होंने आपने देखा होगा कि वो किस तरीके से पुलिस अधिकारियों को धमकाते हैं, वो अपने इलाके की जो आवाज़ है उसको किस तरीके से उठाते हैं। हालांकि इसमें 2 ओम माथुर, ओम बिरला, इन दोनों पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में दांव खेल सकती है। अब देखना ये होगा, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत भी लगातार राजस्थान को लेकर के जिस तरीके से वो दौरे कर रहे हैं, वो आम जनता के बीच में जा रहे हैं, वो ये मान चुके हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मुझे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में आपने भी देखा होगा कि पिछले कई सालों से उन दोनों के बीच में बयानबाजी है वो लगातार देखने को मिल रही है। दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर के कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत को भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है, वसुंधरा राजे को देखा जाता है, लेकिन
लेकिन जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, वो यहाँ के नेताओं को छोड़ करके बाहर से कोई नेता राजस्थान में भेज सकते हैं। उसमें ओम माथुर का नाम भी हो सकता है। ओम बिरला हालांकि कोटा से वो सांसद है, वो वहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष है। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सपने थे, उन सपनों को उन्होंने पूरा किया है। तो हो सकता है कि उन पर भी राजस्थान को लेकर के एक भरोसा जताया जा सकता है। देखिए, एक नाम अश्विनी वैष्णव का भी सामने आ रहा था, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अश्विनी वैष्णव को लेकर के भी उनका नाम भी सामने आया था, क्योंकि वो एक आईएएस भी रहे हैं और उनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जानी जाती है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस और आईपीएस जो लॉबी है, उनकी जो वर्किंग स्टाइल होती है वो दूसरे जो राजनेता होते हैं उनसे थोड़ी अलग रहती है। तो हो सकता है कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान का विकास करने के लिए, राजस्थान की जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, उस विश्वास को कायम रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अश्विनी वैष्णव पर दांव खेल सकती है। हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर उन पर दांव खेलती है तो वसुंधरा राजे जो गुट है वो नाराज हो सकता है और गजेंद्र सिंह शेखावत गुट है वो नाराज हो सकता है। और सबसे बड़ी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में जो चुनौती है वो वसुंधरा राजे को कैसे मैनेज करते हैं, वसुंधरा राजे की क्या भूमिका तय की जाती है, ये देखना होगा। जी, तो देखिए, लगातार इसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान में अब जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में आ चुकी है तो कौन यहाँ का सीएम होगा। और देखिए, सीएम फेस को लेकर अब राजस्थान के बड़े नेताओं का दिल्ली में बैठकों का दौर भी जो है वो शुरू होने वाला है और जल्द ही राजस्थान में यह ऐलान हो जाएगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी, जिनकी सरकार अब राजस्थान में एक बार फिर से आई है, उनमें सीएम का चेहरा जो है कौन होगा। और एक बार फिर से आपको इसको लेकर जानकारी देते, राजस्थान में 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 69 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली है। इसी के साथ जो अन्य सीटें, जो बची हुई सीटें हैं वो अन्य को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम दर्शक हमारे साथ हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े और ऐसे ही द पिकी टाइम्स को सपोर्ट करते रहिए। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी से मुलाकात होगी, लेकिन जुड़े रहिए द पिकी टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक को यहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।